Hello friends, Namaste. I really hope and wish that you and your families are doing good and that your papers are going really well. I am CA Priyanka Purohit and I welcome you all to this YouTube channel of शारदा समृद्धि गाइडेंस SSG। तो आज हमारा CA इंटर का पेपर नंबर 5 यानी कि ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट हुआ है। आपका पेपर कैसा गया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है आज का जो पेपर था एडवांस अकाउंट्स का वो ना ही ज़्यादा ईजी था ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। आप कह सकते हैं कि एवरेज पेपर था। और जैसा कि जनरली लेंदी पेपर देखने को मिलता है एडवांस अकाउंट्स का वैसा ही आज था। तो जिन स्टूडेंट्स के बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग थे तो उनको तो काफ़ी हद तक पेपर इजी भी लगा होगा, लेकिन इन जनरल अगर हम बोले तो पेपर एवरेज था और थोड़ा लेंदी था। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो हमारे आईसीआई के मटेरियल से ही पूछे गए थे, जैसे कि आरटीपी, एमटीपी और एसएम के क्वेश्चन से। इसके लिए हम डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, डिफिकल्ट तो नहीं था लेकिन एवरेज कह सकते हैं। अपने स्क्रीन्स के ऊपर आप अपना पेपर देख सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन था वो AS 5 से पूछा गया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला। अगला क्वेश्चन जो था वो था हमारा AS 20 के ऊपर बेस्ड, जहाँ के अंदर हमें EPS के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था AS 29 के ऊपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन था AS 7 यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ये एक सिंपल क्वेश्चन ही था। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 था 20 मार्क्स का, उसके अंदर अमालगमेशन के बारे में पूछा गया था और आपको जनरल एंट्रीज और आफ्टर द अमालगमेशन बैलेंस शीट बनानी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था वो 15 मार्क्स का था, वो हमारा CFS के ऊपर आता था, यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना था। एडजस्टमेंट भी कुछ मुश्किल नहीं था, ये इजी था, मैनेजेबल था ये क्वेश्चन, लेकिन वही थोड़ा लेंदी लग सकता है स्टूडेंट्स को। इसके बाद में जो B पार्ट था वो बैंकिंग कंपनी के अंदर से था। पहले तो उसमें थियरी क्वेश्चन था जिसके अंदर आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर। उसके बाद में अगेन आपको एक क्राइटेरिया के हिसाब से बताना था। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट लगा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट था वो अगेन 15 मार्क्स का था, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर पूछा गया था। 3 पार्टनर्स इसके अंदर थे, एडजस्टमेंट भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, एवरेज ही था। इसके अंदर आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने थे। इसके बाद में जो 5 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन था वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 बाईबैक के ऊपर क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको जनरल एंट्रीज वगैरह बतानी थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था वो अगेन बैंकिंग कंपनी के ऊपर से था, जिसके अंदर आपको टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल के हिसाब से आपको बताना था, कैपिटल फंड्स बताने थे और रिस्क एडजस्टेड एसेट और रिस्क वेटेड एसेट रेशो कैलकुलेट करना था। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 5 पार्ट्स थे, जिसके अंदर आपको 4 करने थे। जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसके अंदर वो AS 17 के ऊपर बेस था, यानी कि सेगमेंट रिपोर्टिंग। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था उसके अंदर आपको रिलेटिव वेट ऑफ वोटिंग राइट्स वगैरह बताना था, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाला। इसके बाद में AS 19 के ऊपर एक थियोरी क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग लीजेस के ऊपर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बतानी थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन में लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना था आपको। और लास्टली एक ESOP की जनरल एंट्रीज पूछी गई थी। और हाँ, अब आपका पेपर कैसा भी गया हो, अब आपको अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं सोचना और अपने अगले पेपर यानी कि पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपका कोई भी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट अगले पेपर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और ये वक्त अब ऑडिटिंग पढ़ने का है तो इसके ऊपर टाइम डिवोट करेंगे। अगर आपने कोई अपना शेड्यूल बना रखा है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने नहीं बनाया है तो आप जो अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी आपको शेड्यूल देख रहा है उसको देख के फॉलो कर सकते हैं। एक खास बात आप सभी को याद रखनी है कि जिस भी पेपर्स में हमारे MCQ पूछे जाते हैं उनके लिए आपको अलग से MCQ प्रिपेयर करने के लिए या टाइम डिवोट करने के लिए जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपके कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग करने हैं, यानी कि जो 30 मार्क्स का MCQ होगा प्लस हमारे जो करेक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि अगेन 14 मार्क्स के होंगे, उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं डिवोट करना है। आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने आप MCQ के अंदर और इनकरेक्ट के अंदर, करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर मार्क्स आएंगे। तो इसके लिए आप कंसेप्चुअली पे फोकस करिए, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। इसके अंदर आप अपना शेड्यूल देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जितना टाइम डिवोट करना चाहे आप दे सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको सारे चैप्टर्स कवर करके जाने हैं। कोई भी चीज़ अगर छोड़ के जाएंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वजह से आपका पेपर छूटने का चांस रहता है। तो जितनी चीज़ें आप ओवरव्यू कर सकते हैं, हर चीज़ को देखने जाना है, हर जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उन सबको एक बार गो थ्रू जरूर करना है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।